नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है JMD स्टडी क्लासेज में। हमने पिछले कक्षाओं में पढ़ा था कौन सा पार्ट? तीसरा। ठीक है, हमने तीसरा पार्ट पूरा कर लिया था और आज हम स्टार्ट करेंगे पाठ पांचवा, जिसका नाम क्या है? दैनिक जीवन में रसायन। मैं आपको बता दूं कि पार्ट 3 और पार्ट 5 के क्वेश्चन या फिर हमने 3-4 जो पार्ट के क्वेश्चन होंगे एक साथ बाद में करवा दिए जाएंगे, जिसमें हम पिछले विगत 5 वर्षों में जो बोर्ड परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं वो भी बता देंगे। ठीक है, आप भी बिल्कुल भी चिंता ना करें। अब देखो, पार्ट पांचवा है, उसका नाम क्या है? दैनिक जीवन में रसायन। बच्चों देखो, हम अपने दैनिक जीवन में कई वस्तुएं उपयोग में लेते हैं, जैसे साबुन, अपमार्जक, ठीक है, सुंदर सुंदर वस्तुएं, विद्युत उपकरण, अन्य कई चीजें ऐसी होती हैं जिनमें हम क्या लेते हैं? उपयोग में लेते हैं, और वे कहीं ना कहीं किससे बनी होती हैं? रसायन से। ठीक है बच्चों, तो हम अब मुख्यतः रसायनों में पढ़ेंगे क्या? अम्ल, क्षार एवं लवण। किसके बारे में पढ़ेंगे? अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में। ठीक है बच्चों, तो इसमें पहला देखते हैं हम क्या? अम्ल। क्या पहला क्या पढ़ेंगे? अम्ल। देखो, अम्ल अंग्रेजी में अम्ल को क्या बोलते हैं? एसिड। क्या बोलते हैं? एसिड। ठीक है, और यह एसिड शब्द लैटिन भाषा के किससे बना है? एसिडस से। किससे बना है? एसिडस से। और इसका अर्थ होता है क्या अपने पास? खट्टा। क्या होता है? खट्टा। देखो, अम्ल अंग्रेजी भाषा में अम्ल को क्या बोलेंगे? एसिड, और यह एसिड लैटिन भाषा के किससे बना है? एसिडस से। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। तो हम कह सकते हैं कि अम्ल स्वाद में कैसे होंगे? खट्टे। कैसे होंगे? खट्टे। इसके अलावा ये नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देंगे? लाल। नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देंगे? लाल। ठीक है, इसमें कई एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे उदाहरण देके इसका सिरका। ठीक है, सिरके में कौन सा पाया जाएगा? एसिटिक अम्ल। कैसा पाया जाएगा? कौन सा अम्ल पाया जाएगा? एसिटिक अम्ल। इसके अलावा बात करें इमली। किसकी बात करें? इमली। इमली में पाया जाएगा क्या? टार्टरिक अम्ल। कौन सा पाया जाएगा? टार्टरिक अम्ल। इसके अलावा चींटी के डंक में बात करें, इसमें पाया जाएगा क्या? फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाएगा? फॉर्मिक अम्ल। और एक और है अपने पास जठर रस। ठीक है, जठर रस में पाया जाता है अपने पास कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे अपन बोलते हैं क्या? HCl। ठीक है, ये अपने पास किसके उदाहरण हो गए? अम्ल के। सिरके में कौन सा? एसिटिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। और जठर रस में कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर HCl। ये तो बात हो गई अपने पास किसकी? अम्ल की। अब बात करते हैं किसकी अपने पास? दूसरा क्या है? क्षार। दूसरा पढ़ते हैं क्या? क्षार। देखो, क्षार होते हैं वे स्वाद में कैसे होंगे? कड़वे। कैसे होंगे? कड़वे। तथा ये लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देंगे? नीला। अम्ल के विपरीत, बिल्कुल विपरीत कर देंगे ना? लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देंगे? नीला। जबकि स्पर्श करने पर किसके समान लगेंगे? साबुन के समान। किसके समान लगेंगे? साबुन के समान। इनके उदाहरण देके हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लिखते हैं NaOH। इसके अलावा देखें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बोलते हैं KOH। आपसे पूछ ले कि दो क्षारकों के क्या बताएं? उदाहरण बताएं, तो बता दोगे आप? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ठीक है, अब देखो, एक नोट लगा के बात बता देता हूं मैं आपको। देखो, यदि अम्ल व क्षारों जल की
मात्रा ज़्यादा हो तो वे क्या कहलाएंगे? ज़्यादा हो तो वे तनु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तनु। और जल की मात्रा कम हो तो क्या कहलाएंगे? सांद्र कहलाते हैं। आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, ठीक है, कि भाई तनु अम्ल, सांद्र अम्ल। देखो इसमें क्या होता है, यदि अम्ल व क्षारों में जल की मात्रा कैसी हो? कम हो। क्या हो? कम। तो वे तो क्या कहलाएंगे? सांद्र। और यदि जल की मात्रा क्या हो? ज्यादा, तो वे क्या कहलाते हैं? तनु। ठीक है, देख लो एक बार। अब इसके बाद बात करते हैं हम क्या? लवण की। तीसरा किसकी बात करें? लवण। देखो जब अम्ल व क्षार मिलते हैं, या फिर बोले अम्ल व क्षार मिलकर लवण प्लस क्या बनाएंगे? जल। लवण प्लस क्या बनाएंगे? जल। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल व क्षार मिलकर लवण या जल बनाते हैं तो वो क्या कहलाती है अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे देखते हैं हम, हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और क्षार ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें अम्ल बनेगा, लवण बनेगा क्या? NaCl। और जल क्या बनेगा? H2O। जहाँ पर ये NaCl है वो क्या कहलाएगा अपने पास? लवण। ठीक है, या फिर इसे बोल देंगे सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये NaCl या सोडियम क्लोराइड क्या होगा अपने पास? लवण। ठीक है, देख लो। अब बात करें इसमें आगे चलकर लवण में ही। देखो यदि प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, यदि प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार, देखो इसके आगे बात करेंगे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्या होंगे। यदि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलते हैं तो लवण कैसा बनेगा? उदासीन लवण। ठीक है, कैसा लवण बनेगा? उदासीन लवण। यदि प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार प्लस दुर्बल क्षार, एक तरीके से कहे प्रबल यानी ताकतवर, दुर्बल यानी कमजोर। यदि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलेंगे तो देखो ताकतवर कौन है? अम्ल है। तो लवण कैसा बनेगा? अम्लीय लवण। कैसा बनेगा? अम्लीय लवण। इसके बाद बात करें यदि दुर्बल क्या हो अपने पास? दुर्बल क्या हो? अम्ल प्लस प्रबल क्या हो? क्षार। अब यहाँ ताकतवर कौन हो गया? क्षार। तो यह कैसा बनेगा? क्षारीय लवण। कैसा बनेगा? क्षारीय लवण। ठीक है बच्चों, देख लो एक बार। इसके बाद बात करते हैं आगे। जो लवण होते हैं ना, उनके गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक कैसे होंगे? उच्च। कैसे होंगे? उच्च। इसीलिए ये किसके रूप में पाए जाएंगे? क्रिस्टलीय रूप में। किसके रूप में पाए जाएंगे? क्रिस्टलीय रूप में। इसके बाद बात करें, देखो इस लवण के सूत्र को लिखते समय, लवण के सूत्र को या फिर बोले लवण का सूत्र लिखते समय जल के अणुओं की निश्चित क्या होती है? संख्या। जल के अणुओं की निश्चित क्या होती है? संख्या, जिसे हम बोलेंगे क्या? क्रिस्टलन जल। क्या बोलेंगे? क्रिस्टलन जल बोलेंगे। ठीक है, तो आपसे पूछे कि भाई क्रिस्टलन जल किसे कहेंगे, तो हम कह सकते हैं क्या कि लवण का इकाई सूत्र लिखते समय जल के निश्चित अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? क्रिस्टलन जल। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें जिप्सम। क्या देखें? जिप्सम, जिसका सूत्र होता है CaSO4 2H2O। तो जहाँ ये 2H2O है वो अपने पास क्या कहलाता है? क्रिस्टलन जल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखें फिटकरी। ठीक है, इसका सूत्र होता है अपने पास क्या? K2SO4
Al2SO4 का होल 3 24 H2O। ठीक है, ये किसका सूत्र हो गया अपने पास, फिटकरी का। कौन सा, K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24 H2O। ठीक है, तो ये 24 H2O और 2 H2O क्या कहलाता है अपने पास, क्रिस्टलन जल। देखो बच्चों, ये तो अपने पास सामान्य जानकारी किसकी थी, अम्ल, क्षार और लवण की। अब इनकी परिभाषाएं देखेंगे। क्या देखेंगे, परिभाषाएं, या फिर बोले इनके बारे में अनेक वैज्ञानिकों ने क्या बताई हैं, सिद्धांत दिए हैं, संकल्पनाएं दी हैं, जिनके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, परिभाषाएं। उसमें हम पहला पढ़ते हैं क्या, ओरेनियस संकल्पना। क्या पढ़ेंगे, ओरेनियस संकल्पना या फिर ओरेनियस थ्योरी। ठीक है, उसमें पहला क्या पढ़ेंगे, ओरेनियस संकल्पना या फिर ओरेनियस थ्योरी। देखो यह जैसे नाम से पता चल रहा है, यह संकल्पना किसने दी होगी, ओरेनियस ने। देखो इसमें इसने क्या बताया है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें HCl। ठीक है, क्या बोले, HCl, इसे बोलते हैं हम क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देखो किस में टूटेगा, H+, ये भी कैसा होगा, एक्वस। ठीक है, और Cl-। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल देखें, HNO3, जिसे हम बोलते हैं क्या, नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलेंगे, नाइट्रिक अम्ल। ये टूटेगा किसमें, H+NO3-। ठीक है, NO3-। तो हमारे पास ये किसके उदाहरण हो गए, अम्ल के बारे में। देखो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल अपने पास क्या हो गए, HCl और HNO3। इसके बाद बात करते हैं क्या, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाते हैं। ठीक है भाई, वे पदार्थ जलीय विलयन में OH- आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे, क्षार। जैसे एग्जांपल देखें, पहला NaOH। कैसा, NaOH। देखो Na+ और OH-। ठीक है, इसे हम बोलते हैं क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा देखें KOH। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ये टूटेगा किसमें, K+ और OH-। ठीक है, ये हमारे पास किसके एग्जाम्पल हो गए, क्षार के। तो देखो ओरेनियस ने क्या बताया था कि वे पदार्थ तो जलीय विलयन में H+ आयन देंगे वो तो अम्ल कहलाते हैं, और जो OH- आयन देंगे वो क्या कहलाएंगे, क्षार। देखो एक चीज और बता दूं मैं आपको, हाइड्रोजन आयन की बात करें, हाइड्रोजन आयन की, तो वो क्या होता है अपने पास, H+। और जबकि अपने पास बात करें हाइड्रोक्सिल
आयन की। किसकी बात करें? हाइड्रोक्सिल आयन की, तो वो होता है अपने पास OH माइनस। अब बात करते हैं प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बारे में। देखो, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे? प्रबल अम्ल कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखें, HCl, HNO3, H2SO4 आदि। ठीक है, तो देखो प्रबल अम्ल हो गए ना, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाएंगे, क्या कहलाएंगे? प्रबल अम्ल। जबकि हम बात करें कि वे अम्ल जो जलीय विलयन में या जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, वो क्या कहलाएंगे? दुर्बल अम्ल। क्या कहलाएंगे? दुर्बल अम्ल। हम इसके बाद बात करते हैं किसकी? क्षार में। देखो, वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, क्या कहलाएंगे? प्रबल क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षार। जैसे उदाहरण देखे KOH और NaOH। उसी प्रकार देखते हैं इसमें भी क्या, कि वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। क्या नहीं होते? पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, वो क्या कहलाएंगे? अपने पास क्या कहलाएंगे? दुर्बल क्षार। जैसे एग्जाम्पल हम देख ले, क्या? MgOH का होल 2। इसके अलावा हम देख ले NH4OH। चलिए हम देख ले, ठीक है। इसके अलावा देख ले तो दुर्बल अम्ल होगा उसका उदाहरण देख ले, CH3COOH, जिसे हम बोलते हैं एसिटिक अम्ल। ठीक है बच्चों, देख लो एक बार। इसी ऑरेंज संकल्पना में हम देखते हैं क्या, कि भाई जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे तो अम्ल का क्या मिलेगा? H+ और क्षार का OH-। अम्ल का H+ और इसका OH- मिलकर क्या बनाएगा? जल। क्या बनाएगा? जल, जिसे हम क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। जबकि इसमें ऊष्मा, देखो इसमें क्या होता है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न। इसीलिए इसे हम बोलते हैं कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो, इस सिद्धांत के दोष या कमी की बात करें, तो देखो यह संकल्पना केवल उन अम्लों व क्षारों पर लागू होती है। यह संकल्पना उन अम्लों व क्षारों पर लागू होती है जो जलीय विलयन में H+ व OH- आयन देते हैं। OH व H+ व OH- आयन देते हैं। ठीक है, किंतु हाइड्रोजन विहीन अम्ल व हाइड्रोक्सिल आयन विहीन क्षारों पर
लागू नहीं होती। तो देखो यह संकल्पना की जो और ये संकल्पना थी, इसका दोष या कमी क्या थी केवल अपने पास? ये थी देखो कि यह संकल्पना केवल उन अम्लों व क्षारों पर लागू होती है जो जलीय विलयन में H+ आयन और OH- आयन देते हैं, किंतु हाइड्रोजन विहीन अम्ल और हाइड्रोक्सिल आयन विहीन क्षारों पर लागू नहीं होती। ठीक है, यह हमारे पास पहली संकल्पना थी। इसके बाद देखते हैं दूसरी। दूसरी देखते हैं कौन सी? ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना। ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना, देखो यह संकल्पना है वो जोहानसन या जोहान्स ब्रांस्टेड व थॉमस एम लोरी ने दी। यह संकल्पना किन किन ने दी? जोहान्स ब्रांस्टेड व थॉमस एम लोरी ने। देखो यह संकल्पना हमारे पास क्या बताती है कि अम्ल क्या होते हैं? यह संकल्पना कहती है कि अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं। प्रोटॉन कैसे होते हैं? सॉरी, अम्ल कैसे होते हैं? प्रोटॉन दाता, जबकि क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। क्षार कैसे होते हैं? प्रोटॉन ग्राही। हम बात करें प्रोटॉन की तो यहाँ प्रोटॉन भी वही चीज है, कौन सी? H+ आयन। यानी अम्ल क्या देंगे? प्रोटॉन दाता होंगे या प्रोटॉन देंगे, जबकि क्षार क्या देंगे? प्रोटॉन लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास किसकी संकल्पना है? ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना की। इसके अलावा इन्होंने इस संकल्पना में क्या बताया? संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी क्षार के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी क्षार के बारे में। आपसे पूछ ले कि भाई किस संकल्पना में संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी क्षार के बारे में बताया गया, तो किसने बताया था? ब्रांस्टेड व लोरी संकल्पना ने बताया था। देखो इसका एग्जाम्पल देखें तो हम देखो ये हमारे पास देखो ये हो गया क्या? संयुग्म, ये हो गया अपने पास क्या? संयुग्मी क्षार। और ये क्या हो गया? संयुग्मी अम्ल। क्या हो गया? संयुग्मी अम्ल। देखो यहाँ पहले H+ इसके साथ था ना, A के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? अम्ल। और ये क्या हो जाएगा? क्षार। यहाँ देखो इस A के साथ H था, यानी ये क्या था? पहले अम्ल, अब B के साथ H+ नहीं था ना, H नहीं था ना, तो यहाँ देखो आगे H हट गया और H कहाँ जुड़ गया? B के साथ। तो ये क्या हो गया अपने पास? संयुग्मी क्षार। और ये क्या बन गया? संयुग्मी अम्ल। इसके अलावा इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें, ऊपर बता देता हूं। देखो बच्चों साथ के साथ इसे पढ़ा करो, रिवाइज किया करो। जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी बार ज़्यादा याद होगा। इसका उदाहरण देखें, H2O प्लस NH3, ये बन जाएगा NH4 प्लस, और ये बन जाएगा OH। ठीक है, अब देखो यहाँ पहले क्या था? 2H थे ना, और यहाँ क्या बन गया? केवल एक H रह गया ना। ठीक है, तो इसने प्रोटॉन क्या कर दिया? प्रोटॉन देता है। ये क्या हो गया? प्रोटॉन देता है। जबकि यहाँ इसके पास 3 हाइड्रोजन थे और यहाँ कितने हो गए? 4, यानी इसने प्रोटॉन ले लिया ना। क्या हो गया? प्रोटॉन लेता है। तो हम कह सकते हैं भाई यहाँ इसने अमोनिया ने, इसको बोलते हैं क्या? अमोनिया। देखो हम कहे अमोनिया ने प्रोटॉन लिया है ना, तो ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना में क्या बताया था कि अब क्षार होते हैं वो क्या कहते हैं? प्रोटॉन ग्राही। तो ये अमोनिया प्रोटॉन लेता है, तो अमोनिया क्या हो गया? क्षार। क्या हो गया? क्षार। ठीक है, इसके अलावा यहाँ जल था, यह जल प्रोटॉन देता है, तो यह कैसा हो गया?
अम्ल हो गया ना, कैसा हो गया, अम्ल। जबकि ये अपने पास क्या हो जाएगा, संयुग्मी, संयुग्मी अम्ल। और ये क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, संयुग्मी क्षार। कैसा बन जाएगा, संयुग्मी क्षार। ठीक है बच्चों, आज हम केवल 2 ही संकल्पनाएं बता पाए। इसके अलावा एक तीसरी संकल्पना है लुईस संकल्पना, जो हम अगली कालांश में पढ़ेंगे। तो आपको बच्चों पढ़ाया जो समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे इसका रिवाइज किए करते रहिए, और जहां भी दिक्कत हो हम एक साथ क्वेश्चन देख लेंगे। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।